गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? जय भीम, जय भारत, जय हिंद। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? ओके है सब कुछ? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। राधे राधे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय हिंद। ओके, ओके लिख के भेजिए। जय बाबा जी। चलिए, आज मैं थोड़ा लिखवाऊंगा आप लोगों को, समझाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी, लिखवाऊंगा भी। ठीक है? हम लोग जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वहीं थे। क्या पढ़ रहे थे बच्चा? हम लोगों को क्या पढ़ना था? हम लोगों को क्या पढ़ना था? हम लोगों ने कौन सा टॉपिक फिनिश किया था, ये लिखिए। हमने कौन सा टॉपिक फिनिश किया था लास्ट क्लास में? कौन सा टॉपिक फिनिश किया था? कौन सा टॉपिक फिनिश किया था? कौन सा टॉपिक फिनिश किया था? चैट बॉक्स की स्पीड तेज है? मैं आता हूं। मेंटल हेल्थ जो स्क्रीन पर है वो हमने कर दिया था, पढ़ा दिया था। करना है। मेंटल हेल्थ पढ़ना है, यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, यही पढ़ना है। ठीक है बच्चा? शुरू करते हैं हम लोग। हम लोग जीएस पेपर 2 पढ़ रहे हैं। सोशल जस्टिस का खंड पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे, पढ़ रहे हैं। इसमें जो अति संवेदनशील समाज का वर्ग है उनको सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया है? नीतिगत प्रयास, संवैधानिक और वैधानिक प्रयास, योजनागत प्रयास, अन्य प्रयास, और इन सभी की समीक्षा, यही है हम लोगों का टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस क्रम में अति संवेदनशील वर्ग के रूप में हम लोगों ने अल्पसंख्यक वर्ग को पढ़ लिया है। इस क्रम में अति संवेदनशील वर्ग के रूप में हम लोगों ने अनुसूचित जनजाति को पढ़ लिया है। और इसी क्रम में हम लोगों ने एक तीसरा अति संवेदनशील वर्ग दिव्यांग को पढ़ना शुरू किया था। हम लोगों ने दिव्यांग को डिफाइन किया, दिव्यांग की क्या कैटेगरी है उसको डिफाइन किया। फिर हम लोगों ने 2016 में इसके अंतर्गत और 14 लोगों को दिव्यांग की श्रेणी में शामिल किया गया, उसको देखा। और फिर इनके लिए क्या हमारे संविधान में प्रावधान है, कौन कौन सी एजेंसियां इनके वेलफेयर में लगी हुई है, इसको हम लोगों ने देखा। और फिर हम लोगों ने दिव्यांग के लिए क्या नीतिगत प्रयास है और क्या योजनागत प्रयास है, इसको हम लोगों ने देखना है। बट मोटा मोटी एजेंसियों की चर्चा हम लोगों ने कर ली, संवैधानिक प्रयासों की चर्चा हम लोगों ने कर ली, और वैधानिक प्रयास में हम लोगों ने 2016 के एक्ट को देखा। और 2016 के एक्ट के बाद एक टॉपिक हमने और स्पेशल रख दिया था, पीछे में हमने चर्चा की थी, एक स्पेशल टॉपिक रख दिया था, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, 2017। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, राइट? ये डायरेक्ट
दिव्यांग के लिए नहीं है। अगर दिव्यांग पे सेपरेट अगर कोई एक्ट पूछा जाएगा, कोई वैधानिक प्रयास पूछा जाएगा, तो लॉजिकली जो 2017 का दिव्यांग अधिकार अधिनियम है वही पूछा जाना चाहिए। अदरवाइज एक दो लाइन लेकर के ये प्रश्न बन सकता है कि दिव्यांगों के लिए हमारे यहाँ संवैधानिक और वैधानिक क्या प्रयास किए गए हैं। एक तो क्वेश्चन बनेगा कि दिव्यांगों के लिए हमारी संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं या किए गए हैं, उनकी समीक्षा। एक बन सकता है दिव्यांगों के लिए नीतिगत और योजनागत प्रयासों की समीक्षा। संवैधानिक और वैधानिक प्रयास अगर पूछता है तो हम लिखने में सक्षम हैं, लेकिन हमने इसमें से एक वैधानिक प्रयास को अलग से सेपरेट टॉपिक बना दिया है। वो अगर पूछता है तो भी हम लिखने को सक्षम हैं। एक अलग से और टॉपिक हमने बना दिया है जिसकी पूछे जाने की संभावना मात्र 10% है, सेपरेट नहीं बनेगा। इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हेड या टेल के रूप में बना करके पूछ सकता है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, इसलिए इसको हम लोग एक नजर डालेंगे बच्चा, एक नजर डाल करके इसको लिखेंगे नहीं, लिखेंगे अगला टॉपिक, ठीक है। इसको हम लोग एक नजर डाल करके आगे निकलेंगे, क्योंकि ओवरऑल दिव्यांगों के लिए एक्ट नहीं है ये। 2017 में जो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं उन्हीं के लिए अधिनियम बनाया गया है। इस कानून के माध्यम से जो भी हमारे मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, इनको हम पागल कह देते हैं, उनकी इलाज और उनके सर्विसेज को सुनिश्चित करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। जो भी हमारे मानसिक बीमार लोग हैं उनके इलाज को सुनिश्चित किया जाए, उनकी सेवा को सुनिश्चित किया जाए, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, पहला उद्देश्य। और इस एक्ट में एक और उद्देश्य इनहेरेंट था, आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। इस एक्ट के माध्यम से किया गया, क्योंकि एक लंबे समय से इस पर विवाद चल रहा था। एक व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार की मानसिक प्रताड़नाओं का शिकार होकर के आत्महत्या जैसा कदम उठाता है, प्रयास करता है, लेकिन किसी भी कारण से यदि वो असफल हो जाता है तो धारा 309 के तहत उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। आत्महत्या करने वाले को भी एक मानसिक बीमार समझा जाए और उसके प्रति हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण हो। एक बहुत सारे लोगों का कहना था, सरकार ने भी इसको कंसीडर किया और हुआ कि नहीं, सही है, आत्महत्या को अपराध के दायरे से बाहर निकाला जाए और आत्महत्या करने वाले को भी एक मानसिक रूप से बीमार समझते हुए उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उनका इलाज किया जाए, आगे से वो ऐसा न करे। यही दो उद्देश्य बच्चा है इस कानून का, ठीक है। इसके बाद इस कानून में अगर हम प्रावधान की बात करते हैं कि क्या क्या प्रावधान है इस कानून का, तो 3-4-5 पॉइंट मेन है जिसको कि आपको अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि जितने भी मानसिक रूप से बीमार लोग हैं इन सबको सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना उनका अधिकार है। ये राइट उनको दिया गया कि सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल इलाज करा सकते हैं, और जो गरीब मानसिक बीमार लोग हैं वो फ्री में इलाज करा सकते हैं। ये इसका एक प्रमुख प्रावधान है। ये जो बीमार लोग हैं जिनको इलाज कराना है, इनको ये अधिकार है कि वो रिटेन में दे कि उनका इलाज किस तरीके से किया जाए। ये एक नया चीज है जो इसमें डाला गया। तीसरा इसमें किया गया कि इन मानसिक रूप से बीमार लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया, कि उनकी प्रतिनिधि की नियुक्ति होगी और वही प्रतिनिधि उनकी देखभाल करेगा। चौथा प्रोविजन है इसका कि आत्महत्या को इस कैटेगरी से बाहर निकाला जाए, उनको भी मानसिक बीमार माना जाए और उनका ट्रीटमेंट किया जाए। पांचवा प्रोविजन है इसमें कि ऐसे लोगों को पागल कहकर लोग अपमानित न करें, उनके प्रति कोई क्रूर व्यवहार न करे, उनके प्रति कोई भेदभाव न करे। इन सब चीजों से उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को यह भी अधिकार दिया गया कि वो डिसाइड करेगा
कि उसकी कोई भी सूचना मीडिया को दी जाए या नहीं दी जाए। अगर वो कहता है कि नहीं, हमारी कोई भी जानकारी हमारे बारे में मीडिया को नहीं दी जाए, तो कोई भी जानकारी उसकी मीडिया के बारे में नहीं दी जाएगी। क्योंकि मान लो कि थोड़ा सा मानसिक डिसबैलेंस अगर है और समाज मीडिया जान जाए तो और ज्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा बेचारा। इसलिए इन सब चीजों को रोका जाए। इसके बाद केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर नेशनल मेंटल हेल्थ केयर अथॉरिटी, मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के गठन का प्रोविजन किया गया। एक केंद्र के स्तर पर नेशनल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का गठन किया जाएगा और एक राज्य के स्तर पर मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जो इनकी देखरेख करेगा, जो इन पर नजर रखेगा, इनको की सुरक्षा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो देखेगा कि इनका अधिकार की रक्षा हो रही है कि नहीं और इस संदर्भ में निर्देश देगा। कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको सजा का प्रावधान दिया जाएगा। और ये एक नया कानून है और भारत के सभी मानसिक रूप से पीड़ित लोगों को इस कानून की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो सुविधाएं सरकार दी है उसकी जानकारी नहीं होने पर लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इस कानून में ही एक प्रोविजन किया गया कि मेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाया जाएगा और मेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को अवगत कराया जाएगा कि गवर्नमेंट उनके मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या कर रही है। राइट, ठीक है। तो हम लोग इसको एक एक करके देखते चलते हैं बच्चा। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट दो उद्देश्य है। मानसिक तौर पर बीमार लोगों के, इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, ध्यान रखिएगा। मानसिक तौर पर बीमार लोगों के, आप हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डालने के बाद आप नीचे लिखिए ऐसे करके पीडीएफ नोट्स। राइट, मानसिक तौर पर बीमार लोगों के इलाज, ठीक है, इलाज यहां दे दीजिए। सुरक्षा और सेवा को सुनिश्चित करना, दूसरा है आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। ये दो उद्देश्य हैं इनके इस रिटेल। प्रमुख प्रावधान या लक्षण है, सभी सरकारी अस्पतालों में मानसिक तौर से बीमार लोगों को इलाज का अधिकार है तथा बेघर और गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज का प्रावधान है। मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति को लिखित रूप से यह निर्धारित करने का अधिकार है कि उनका इलाज और देखभाल किस प्रकार से किया जाए। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की देखभाल हेतु प्रतिनिधि की नियुक्ति का प्रावधान है। आत्महत्या का प्रयास करने के मामले को एक मानसिक बीमारी मानते हुए ऐसे मामले को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और पीड़ित व्यक्ति को सजा न देने का प्रावधान किया गया है, यदि, ये ध्यान रखना है कि यदि वह व्यक्ति गहरे अवसाद और परेशानियों के कारण आत्महत्या करता है। मान लो अगर कोई व्यक्ति आता है और कहता है भारतीय प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, भारतीय प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। शरीर पर पेट्रोल छिड़क देता है और पेट्रोल छिड़क करके अपने को आत्महत्या करने की धमकी देता है और कहता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, नहीं तो भारतीय प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। अब बताओ उसको मानसिक बीमार कैसे मानेंगे? उसको तो पकड़ करके 4 डंडा मारना भी होगा और जेल में भी बंद करना होगा। ये ध्यान रहे कि इसमें एक प्रोविजन में स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि वह गहरे अवसाद और परेशानियों के कारण सुसाइड करता है, उसको मानसिक बीमार माना जाए, मानसिक रोगी माना जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए। आईपीसी की धारा 309 के तहत उसको आत्महत्या का अपराधी मानकर जेल न भेजा, सजा न दिया जाए। समुदाय में जीवन निर्वाह का अधिकार, भेदभाव से निषेध का अधिकार तथा इनके प्रति क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से संरक्षण का प्रावधान भी इसमें किया गया है। इनको अधिकार दिया गया है। मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति को यह तय करने का अधिकार दिया गया है कि वह डिसाइड करेगा कि उसकी कोई भी जानकारी, मैंने अभी एक बार बता दिया, एक बार दिखा दूंगा, 2 बार हो जाएगा, याद रहेगा, उसकी कोई भी जानकारी मीडिया को नहीं दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का गठन तथा राज्यों में भी इसके गठन का प्रावधान। मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड की स्थापना का प्रावधान, जिससे मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जा सके और समय रहते उचित निर्देश दिए जा सके। कानून के उल्लंघन पर 6 माह जेल तथा 10,000 जुर्माना या दोनों का प्रावधान, और यदि कोई व्यक्ति दोबारा इस कानून का उल्लंघन करता है
तो 6 माह की जगह पर 2 वर्ष की सजा और 50,000 से लेकर 5 लाख तक के जुर्माना का प्रावधान। ठीक है। इन अधिकारों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए मेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाने का प्रावधान, ये है इस कानून की प्रमुख विशेषता, इस कानून के प्रमुख पक्ष। समीक्षा कर दिया गया है। निश्चित रूप से यह अधिनियम मानसिक रूप से बीमार दिव्यांगों के प्रति लोक कल्याणकारी राज्य की चिंता एवं संवेदनशीलता को दर्शाता है और इनके रक्षोपाय एवं कल्याण को सुरक्षित या सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। सारी चीजें अच्छी है, परंतु इस अधिनियम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, कितने प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा, कितने लगन के साथ इस कानून को लागू किया जाता है, कितनी संवेदनशीलता के साथ इस कानून को लागू किया जाता है। क्योंकि कानून किताबों में रह जाता है और कानून प्रवर्तन एजेंसियां अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसको लागू नहीं करती है, कानून प्रवर्तन एजेंसियों में भ्रष्टाचार यदि व्याप्त होता है तो फिर उस कानून का लाभ लक्षित व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए यह कानून बहुत बेहतर है, बट इसकी सफलता इन्हीं सब चीजों पर निर्भर करेगी। ठीक है, ये हो गया बच्चा। एक टॉपिक था, अलग से सेपरेट मैंने बना करके आपको दे दिया और आप उसको देख लेंगे और देखने के बाद फिर हम लोग अगले एपिसोड पे आते हैं और अगला हमारा एपिसोड है नीतिगत प्रयास एवं योजनागत प्रयास। नीतिगत प्रयास एवं योजनागत प्रयास। नीति पता है हम लोगों को। नीति मतलब एक गाइडलाइन, नीति मतलब एक दिशा निर्देश, और उस नीति के अनुरूप जब कोई विकास योजनाएं बनाई जाती है तो हम उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम या डेवलपमेंट स्कीम के नाम से जानते। ठीक है, मैंने पीछे भी चर्चा की थी बच्चा कि 2006 में यूएन कन्वेंशन दिव्यांगों पर, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पर यूएन कन्वेंशन का आयोजन किया गया और भारत ने दिसंबर 2006 में उस पर हस्ताक्षर भी किया। लेकिन भारत थोड़ा चालाक है, समझदार है, तत्पर है, इसलिए जब यूएन कन्वेंशन दिव्यांगों पर आयोजित करने की चर्चा चल रही थी, उसके पहले ही उसी समय हमारे भारत में दिव्यांगों पर एक नेशनल पॉलिसी बनाई गई और नेशनल पॉलिसी बनाने के बाद दिव्यांगों को एक राष्ट्रीय संपत्ति माना गया। 2006 में ही नेशनल पॉलिसी बनाई गई और कहा गया कि ये देश की संपत्ति है, ये मूल्यवान है, ये ह्यूमन रिसोर्स के रूप में देश की संपत्ति है। ये मानव है भाई, मानव अपने आप में एक रिसोर्स है। दिव्यांग थोड़ा बहुत है तो क्या हुआ, अगर हम इसको रिसोर्स के रूप में डेवलप करें तो न केवल उस व्यक्ति को लाभ होगा, उस व्यक्ति को आर्थिक सशक्तिकरण होगा, सामाजिक सशक्तिकरण होगा, समाज में गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिलेगा, संभव होगा, बल्कि इससे देश को भी फायदा होगा। ये इस नेशनल पॉलिसी में अप्रोच रखा गया। दिव्यांग व्यक्ति देश के लिए मूल्यवान होते हैं, दिव्यांग व्यक्ति देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को समान अवसर और उनके अधिकारों की सुरक्षा तथा समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए इस नीति में न केवल विकलांगता की रोकथाम पर बल दिया गया, विकलांगता को रोका जाए, कम से कम किया जाए। आप देखोगे तो अभी एक कानून बनाया गया है, उसका संबंध भी कहीं ना कहीं इस नीति से है, क्योंकि भारत में जो विकलांगता होती है वह केवल प्राकृतिक विकलांगता ही नहीं होती है बच्चा।
एक्सीडेंट में भी कई लोगों का पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, और कई रूपों में लोग विकलांग हो जाते हैं। एक्सीडेंट में लोग मर भी जाते हैं और विकलांग भी हो जाते हैं। हिट एंड रन का जो नया कानून बना है उसको काफी कठोर कर दिया गया है। इस पर क्या पहलू है, क्या पक्ष है, एक अलग मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका संबंध है इस नीतियों से। इस नीति में बल दिया गया कि फ्यूचर में आगे से भारत में हर तरह की विकलांगता को रोकने का प्रयास किया जाएगा, ताकि विकलांगों की संख्या को कम किया जा सके, और साथ साथ जो नए विकलांग कम से कम आए, और जो विकलांग हैं उनके पुनर्वास पर बल दिया। इस नीति के ये दो प्रमुख लक्षण थे। और जब विकलांगों के पुनर्वास पर बल दिया गया तो पुनर्वास में तीन बातों को शामिल किया गया। एक तो शारीरिक पुनर्वास, दूसरा शैक्षणिक पुनर्वास, और तीसरा आर्थिक पुनर्वास। शारीरिक पुनर्वास का मतलब है कि अगर पैर से नहीं चल रहा है तो उसको कुछ इस तरह का सिस्टम दे दिया जाए, वो बैठने वाला, चलने वाला, मशीन वाली गाड़ी उसको उपलब्ध करा दी जाए, उस पर बैठ जाए और हाथ से कंट्रोल करे और कहीं भी आ जा सके। ये शारीरिक पुनर्वास के अंतर्गत आएगा। अगर ब्लाइंड है तो उसको सेंसर वाली छड़ी उपलब्ध कराई जाए, वो छड़ी को लेकर के चलेगा, ऐसे 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 करते रहेगा, और जो भी अगर 1-2 मीटर के अंदर में कोई चीज अगर है तो उसके सेंसर से, उसके वाइब्रेशन से उसके हाथ को पता चल जाएगा कि कोई सामने अगल बगल हमारी चीजें आ रही है, जा रही है, अलर्ट हो सकता है, बच सकता है। ये हो गया शारीरिक पुनर्वास। इलाज तो है ही, लेकिन इलाज के बाद जब भी कोई विकलांगता का सर्टिफिकेट लेता है बच्चा, तो फाइनल हो जाता है कि अब उससे बेहतर नहीं हो सकता है। 40% दिव्यांग है का मतलब दिव्यांग है, अब उसमें ठीक की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक हम आंख का इलाज करा रहे होते हैं तब तक हम दिव्यांग नहीं है। जिस दिन क्लियर हो गया कि अब हमारा आंख ठीक नहीं होगा, हम अंधे नहीं होंगे, तब हमें ब्लाइंड का सर्टिफिकेट लेना होता है, दिव्यांग का सर्टिफिकेट लेना होता है, तब डिसाइड होता है कि हम दिव्यांग हैं। तो शारीरिक पुनर्वास के अंतर्गत इलाज करके ठीक करना है एक पार्ट, कि अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का हो, रॉड लगा के कुछ भी अगर पॉसिबल हो। बहुत से लोगों को जो पैर से विकलांग है उनको बदला जाता है, पैर में लकड़ी का या रॉड लगा करके एक जूता बना दिया जाता है। ये सब शारीरिक पुनर्वास का पहलू है। शारीरिक पुनर्वास। शैक्षणिक पुनर्वास का मतलब उनको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, शिक्षित किया जाए, और फिर समाज में गरिमामय जीवन जीने के लिए दूसरे पर आर्थिक रूप से पर निर्भर न होना पड़े, इसके लिए आर्थिक पुनर्वास उनका किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनको स्किल्ड किया जाए। ये सारी चीजें दिव्यांगों के पुनर्वास के अंतर्गत आती है। इसके बाद बारी आती है जो दिव्यांग है उनकी सुरक्षा। उनकी सुरक्षा, दिव्यांग महिलाओं की शोषण की सुरक्षा, दिव्यांग बच्चों की देखभाल और उनकी सुरक्षा, इन दोनों बातों पर भी इस नीति में बल दिया गया। इसके बाद विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रॉपर तरीके से जारी हो, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां होती है। तो जो भी विकलांग है उनको प्रॉपर तरीके से हम प्रमाण पत्र दें, ताकि प्रमाण पत्र के बल पर ही सरकार के द्वारा उनके लिए उपलब्ध कराए गए उपायों का या सुरक्षा उपायों का वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रमाण पत्र जारी करना पर बल दिया गया, और इस दिशा में काम करने के लिए इस नीति में जो 2006 में बनाई गई, एनजीओ को सपोर्ट करने पर बल दिया गया। जो भी गैर सरकारी संगठन विकलांगों के लिए काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट किया। इसके अलावा इस नीति में इस बात पर भी बल दिया गया कि उनके लिए खेलकूद मनोरंजन को सुनिश्चित किया जाए, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम करके वो मेंटली स्ट्रेस में ना रहें। बहुत सारी एनजीओ हैं जो केवल उनके एंटरटेनमेंट पर काम करती है, उनका प्रॉपर एंटरटेनमेंट हो। स्ट्रेस ऑलरेडी भगवान ने स्ट्रेस दे दिया है, और ज्यादा स्ट्रेस देने की क्षमता नहीं है। उनका खेलकूद, उनका मनोरंजन, उनका सांस्कृतिक जीवन को सुनिश्चित किया जाए, इस पर भी इस नीति में बल दिया गया। और इस नीति में एक और महत्वपूर्ण बात पर था जो हर जगह होता है, कि इनके बारे में जानकारी एकत्रित की जाए, इनके बारे में रिसर्च किया जाए, अनुसंधान किया जाए, क्या और बेहतर हो सकता है, क्या इनके लिए और किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें। और याद करना, इसी नीति में हमने डिसाइड किया था 2006 में
यूएन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया। इसी नीति में हमने एस्टेब्लिश किया कि 1995 का जो कानून है उसको चेंज किया जाए। सोचो 10 साल बाद हमने चेंज किया, 2006 में हमने डिसाइड किया और 2016 में हमने कानून में परिवर्तन लाया, दिव्यांग अधिकार अधिनियम पारित किया। यही है हमारी दिव्यांगों के लिए नेशनल पॉलिसी। इस नीति को लागू करने, इसी नीति को कोऑर्डिनेट करने, एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दी गई है। कल भी मैंने कहा था कि यही मंत्रालय दिव्यांगों के लिए काम करने वाला मंत्रालय है। इसके अंतर्गत एक अलग से दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग है, वही विभाग इसको काम करता है, तो उसी विभाग को ये सारी चीजें जिम्मेदारी दी गई। यही है दिव्यांग जन के लिए नेशनल पॉलिसी। चलिए आइए लिखते हैं हम लोग, नीचे की तरफ एरो दीजिए। हेडिंग डालिए, टॉपिक दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006। दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006, नीचे की तरफ एरो। 2006 में भारत सरकार द्वारा नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2006 को स्वीकार किया गया, 2006 को स्वीकार किया गया। और इस नीति में बल दिया गया कि डैश, नीति में बल दिया गया कि डैश, नीचे लिखो, दिव्यांग व्यक्ति देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन होते हैं। देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन होते हैं और ऐसे व्यक्ति को समान अवसर, उनके अधिकारों की सुरक्षा तथा समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। बीच से पहला चिन्ह करके लिखो। इस प्रकार इस नीति में निम्न बातों पर बल दिया गया। निम्न बातों पर बल दिया गया। डैश, नीचे की तरफ एरो, एक हेडिंग डालिए, प्रमुख लक्षण, एरो के पॉइंट पे सामने स्क्रीन पर भी है। प्रमुख लक्षण कहिए या जिन बातों पर बल दिया गया है वो कहिए, दोनों चीजें एक ही है। प्रमुख लक्षण, पहला पॉइंट प्रमुख लक्षण, हेडिंग दीजिए, हेडिंग देकर नीचे की तरफ एरो दीजिए। पहला पॉइंट, विकलांगता की रोकथाम पर बल। विकलांगता की रोकथाम पर बल। दूसरा पॉइंट, विकलांगों के पुनर्वास पर बल। विकलांगों के पुनर्वास पर बल।
पहला चेंज, इसमें विकलांगों के पुनर्वास उपायों को पुनर्वास उपायों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। रोमन में 1 नंबर, शारीरिक पुनर्वास। रोमन में 2 नंबर, शैक्षणिक पुनर्वास। रोमन में तीसरा, समाज में गरिमामय जीवन हेतु आर्थिक पुनर्वास। आर्थिक पुनर्वास 1 नंबर पॉइंट हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर पॉइंट। विकलांग महिलाओं के शोषण से रक्षा पर बल। विकलांग महिलाओं के शोषण से रक्षा पर बल। चार नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, विकलांग बच्चों की देखरेख। विकलांग बच्चों की देखरेख एवं सुरक्षा पर बल। 5 विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करना। विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करना। 6, इस दिशा में गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना। इस दिशा में गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देना। पॉइंट 7, विकलांगता से जुड़ी जानकारियां एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना एवं अनुसंधान करना। पॉइंट नंबर 8, इनके लिए खेलकूद, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक जीवन को सुनिश्चित करना। इनके लिए खेलकूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक जीवन को सुनिश्चित करना। 9 नंबर, विकलांगता से संबंधित वर्तमान अधिनियमों में संशोधन करना। वर्तमान अधिनियमों में संशोधन करना।
बीच से नीचे की तरफ एरो दीजिए। इस नीति के कार्यान्वयन एवं समन्वयन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण विभाग को उत्तरदायी बनाया गया और 2006 से वर्तमान तक इसी नीति के अनुसार दिव्यांगजनों के सुरक्षा एवं बेहतरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दिव्यांगजनों की सुरक्षा एवं बेहतरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये हो गया बच्चा आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आपने किया था, दिव्यांगजनों पर राष्ट्रीय नीति 2006। ठीक है, अब हम लोग एक और हेडिंग डालते हैं नीचे, योजनागत प्रयास। ये हमारा टॉपिक है, आप टॉपिक लिख सकते हो, दिव्यांगजनों के लिए योजनागत प्रयास। टॉपिक का नाम दो, दिव्यांगजनों के लिए योजनागत प्रयास। दिव्यांगजनों के लिए योजनागत प्रयास। सबसे पहले इसमें हम कुछ योजनाएं लिख लें जो जो प्रयास चलाए जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ योजनाओं पर हम लोग अलग से फोकस करके टॉपिक बना करके पढ़ लेंगे। राइट, कुछ योजनाओं का एसेंस नाम से ही निकल के आ जाएगा, एक लाइन दो लाइन से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। योजनागत प्रयास, नीचे की तरफ एरो दीजिए। देखिए पहला पॉइंट, सुगम्य भारत अभियान 2015। सुगम्य भारत अभियान 2015, यहां पर एक स्टार लिख दीजिए बच्चा, स्टार बना दीजिए। इस सेपरेट इस पर प्रश्न बनाया जा सकता है और हम लोग सेपरेट इसको एक टॉपिक बना करके पढ़ लेंगे। सुगम्य भारत अभियान 2015। इसके बाद दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम, DDRS। ये 1999 में शुरू हुआ था, फिर 2003 में इसको बदला गया, 2018 में इसका नाम बदल दिया गया दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम। ठीक है, ये एनजीओ को अनुदान सहायता देने वाली योजना है, जो दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए एनजीओ को सहायता दी जाती है। 2018 का है, अलग से पढ़ने की जरूरत उतनी नहीं है, बट फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ पीडीएफ देकर कुछ लिखवाकर। राइट, इसके बाद तीसरा है, लिखिए ब्रैकेट में जैसा है एनजीओ को अनुदान देना लिख दीजिएगा, स्कीम फॉर इंप्लीमेंटेशन स्कीम फॉर इंप्लीमेंटेशन
ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। स्कीम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ठीक है, ब्रैकेट में इसको सिपडा के नाम से जाना जाता है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा SIPDA, सिपडा। सिपडा नाम से भी लग रहा कि 2016 में दिव्यांग अधिकार अधिनियम पारित किया गया, तो उस अधिनियम के तहत जो भी सुविधाएं उनको उपलब्ध करानी थी, जो योजनाएं, जो पुनर्वास उसमें लिखा गया था, तो वो सारी चीजें उपलब्ध कराना, इसके लिए 2016 में ही एक योजना शुरू की गई, इस कॉल सिपडा। डन। इसके बाद एक और चौथी योजना चल रही उनके लिए बच्चा, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स। असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर परचेज, persons for purchase oblique fittings of aids and appliances। चार नंबर है। देख के लग रहा है कि जो भी दिव्यांगों के लिए जो अप्लियंसेस है, उनका पैर लकड़ी का फिट करना, उनको चलने के लिए गाड़ी उपलब्ध कराना, उनके लिए सेंसर वाली सड़ी उपलब्ध कराना, जो भी उनके लिए सपोर्टिव चीजें हैं, जो उनके विकलांगता के पुनर्वास के लिए की जाती, इन सब चीजों को सपोर्ट करना, असिस्ट करना, सब्सिडाइज रेट पर देना, फ्री में देना। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो फ्री में ये सारी चीजें उपलब्ध कराती हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट से या गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये एक योजना उनके लिए चलाई जा रही है, ADIP, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड एप्लियंसेस, ADIP। ठीक है। 5 नंबर, स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्किल ट्रेनिंग। स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्किल ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज को ऐसे भी लिखा जाता है बच्चा, PW D। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग। लाइन से लग रहा है कि दिव्यांग के लिए जो उनका कौशल ट्रेनिंग है, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित जो ट्रेनिंग है, जो उनका स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कार्य है, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस उपलब्ध कराने वाली स्कीम, उसके लिए वित्तीय सपोर्ट उपलब्ध कराने वाली, सहयोग देने वाली स्कीम। इसमें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है ताकि उनका स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। राइट। 2016 में एक योजना उनके लिए शुरू की गई, 6 नंबर में लिखिए, स्वावलंबन योजना 2016। यह भी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित योजना है, यह भी कौशल विकास से संबंधित योजना है बच्चा। स्वावलंबन योजना 2016, ब्रैकेट में दो, नीचे में लिखना ब्रैकेट, यहां से तोड़ के ब्रैकेट। लक्ष्य 2022 तक, 2022 तक लक्ष्य देके डैश देखो, लक्ष्य 2022 तक 25 लाख दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। 25 लाख दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराना, यह भी एक महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है। स्वावलंबन योजना 2016, स्वावलंबन योजना 2016 क्लियर है। इसको भी हम लोग एक नजर जरूर डालेंगे
दिव्यांग छात्रों के लिए ये हर जगह है, माइनॉरिटीज के लिए भी हम लोगों ने लिखा है ये योजना। हर मंत्रालय जो है आज के डेट में, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में एससी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, एसटी तो अलग से मंत्रालय उनके लिए है, और दिव्यांगों के लिए फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया जाता है। 2 साल के लिए अगर कोई बच्चा 9th और 10th में है उनके लिए स्कॉलरशिप मिलता है। 11 12 के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मिलता है। हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलता है, फेलोशिप मिलता है, बाहर पढ़ने के लिए फेलोशिप मिलता है, प्री कोचिंग के लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, एसएससी के लिए स्कॉलरशिप मिलता है और उनको फ्री कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। हमारी दिल्ली में कई कोचिंग संस्था है जिनको कि ये दिया जाता है, ठीक है। उनको 6,000 रुपया प्रति माह की दर से बच्चे को 1 साल तक फेलोशिप दी जाती है ताकि वो दिल्ली में रहने खाने का खर्च निभा सके, 6,000 रुपया पर मंथ। और इसके अलावा उनको जो भी कोचिंग संस्थान है उन कोचिंग संस्थान से उनको एसोसिएट कर दिया जाता है, और कोचिंग संस्थान का जो भी 1.5 लाख 2 लाख फीस है, गवर्नमेंट एक पर स्टूडेंट 1.5 लाख फीस भी उपलब्ध कराती है। तो पर स्टूडेंट कोचिंग करने के लिए यूपीएससी के लिए 1.5 लाख फीस प्लस 6,000 रुपया उनको पर मंथ स्टाइपेंड रहने खाने का। इस तरीके से एससी के लिए भी, एसटी के लिए भी, माइनॉरिटी क्लास के लोगों के लिए भी और दिव्यांगों के लिए भी। 7 नंबर में मैंने सबको दे दिया है। दिव्यांग छात्रों के लिए प्री मैट्रिक ऑब्लिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां, कॉमा उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, कॉमा उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, कॉमा अध्येता वृत्ति, अध्येता वृत्ति, अध्येता वृत्ति, कॉमा समुद्र पारीय छात्रवृत्ति, समुद्र पारीय छात्रवृत्ति, कॉमा निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट है। 8 नंबर लिखिए, दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु, दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्राइवेट सेक्टर में भी उनको रोजगार मिलना चाहिए, इसके लिए कुछ सपोर्ट सरकार करती है। दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन योजना, निजी क्षेत्र के नियोक्ता जो रोजगार देती हैं को प्रोत्साहन योजना, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए 18 मार्च 2018 को 18 मार्च 2018 को निजी क्षेत्र में कंपनी को दिव्यांगों के पीएफ, पीएफ समझ में आया ना, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस, ईएसआईसी में 10 साल तक कोई अंशदान नहीं देना होगा। 10 साल तक कोई अंशदान नहीं देना होगा और इसका भुगतान सरकार करेगी, और इसका भुगतान सरकार करेगी। 2018 से शुरू किया गया है ये। अभी नौकरी आप करते हो तो ईएसआईसी और पीएफ कटता है आपका, उसमें 50% आपके सैलरी से जाता है और 50% गवर्नमेंट देती है, कंपनी देती है, जिस कंपनी में आप एम्प्लॉय होते हो।
अब हुआ कि कंपनी देगी अपना अंश, पर जो एम्प्लॉय का अंश है, अगर एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड है, अगर एम्प्लॉय दिव्यांग है, तो एम्प्लॉय का अंश एम्प्लॉय के सैलरी से नहीं काटा जाएगा, ये अब गवर्नमेंट पे करेगी। ये भी एम्प्लॉय के लिए सपोर्ट हो गया। 9 नंबर पॉइंट, दिव्यांग जनों में कौशल प्रतिस्पर्धा राष्ट्रीय कार्य योजना। दिव्यांग जनों में कौशल प्रतिस्पर्धा राष्ट्रीय कार्य योजना। 10 नंबर, जागरूकता कौमा संरक्षण तथा प्रचार योजना। छोटी छोटी योजनाएं हैं, एक एक लाइन में। 2014 नम से लग रहा है, जागरूकता फैलाना, इनका संरक्षण देना, प्रचार करना। 11 नंबर, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र। जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र, हर जिला में एक डीडीआरसी होगा, एक डीडीआरसी होगा, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र होगा। और 2017 में सुगम्य पुस्तकालय योजना। 2017 में सुगम्य पुस्तकालय योजना। ठीक है, ये है सारी की सारी योजनाएं जो उनके आर्थिक पुनर्वास के लिए, जो उनके शैक्षिक पुनर्वास के लिए, जो उनके सामाजिक पुनर्वास के लिए, शारीरिक पुनर्वास के लिए चलाई जाती है। सारी योजनाओं को अलग अलग करके हमने एक जगह लिख दिया है। अगर योजनागत प्रयास में इसमें से 50% योजनाओं के बारे में भी है और आपके पास राइटिंग स्किल है, तो आप सामने वाले को समझा सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ योजनाओं पे इनमें से जो चलाई जा रही है, हम लोग थोड़ा डिटेल भी पढ़ लेंगे, ताकि स्पेसिफिक अगर योजना पर 2-4 लाइन भी लिखने के लिए आए तो हम लोग लिखने के पोजीशन में रहें। ठीक है, और इन्हीं योजनाओं में है बच्चा एक प्रमुख योजना, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना। दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना 2018। ठीक है, ये बेसिकली एनजीओ को सहायता देने वाली योजना। जो भी दिव्यांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में काम कर रहा है एनजीओ, या जो भी दिव्यांगों के शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है एनजीओ, उस एनजीओ को सरकार जो है वो फंडिंग करती है, पैसा देती है, सपोर्ट देती है, ताकि एनजीओ के माध्यम से दिव्यांगों का पुनर्वास और विकास किया जाए। ठीक है, क्लियर है? एक लाइन में अगर हम कहें तो यही है ये योजना। इस योजना के बारे में हम चाहे तो एक रीडिंग डाल सकते हैं, आपके सामने है। दीनदयाल दिव्यांग, पीडीएफ दे देंगे तो आप हेडिंग डालिए, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना। पीडीएफ नोट्स, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना, पीडीएफ नोट्स। ठीक है, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 1999 में प्रारंभ और 1 अप्रैल 2018 को डीडीआरएस नामकरण, 1 अप्रैल 2018 को डीडीआरएस नामकरण और 1 अप्रैल 2018 को नए संशोधन के साथ लागू। पीछे भी मैंने ये लाइन बोला था, स्कीम टू प्रमोट, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है क्योंकि टेक्निकली ये एनजीओ को प्रमोट करती है। हमारे यहां ध्यान से सुनो, आपका टॉपिक भी है पीछे, जो गवर्नेंस वाले सेगमेंट में आप पढ़ोगे। पीछे भी मैंने कई बार चर्चा की थी, इंडियन सोसाइटी में भी चर्चा की थी कि जब 1980 तक आते आते हमारा ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया।
तो योजना आयोग ने कहा कि अकेले राज्य के बस में विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। अकेले राज्य भारत के सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकती है। अकेले राज्य भारत के सभी लोगों को शिक्षा उपलब्ध नहीं करा सकती। हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम करोड़ों लोगों के लिए शिक्षण संस्थान खोल सके। अकेले राज्य भारत के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते। अकेले राज्य भारत के सभी क्षेत्रों तक परिवहन के साधनों को विस्तारित नहीं कर सकती है। विकास के गति को तीव्र करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए राज्य के साथ साथ अन्य एजेंसियों को भी शामिल करना जरूरी है। ये 1980 की बात है, जब हमारा ग्रोथ रेट बहुत डाउन हो गया, प्राइवेट सेक्टर हतोत्साहित हो गया। और तब से ही हमने अपनी नीतियों में थोड़ा बहुत बदलाव लाया, थोड़ा बहुत बदलाव, कि विकास संबंधी क्रियाकलापों में प्राइवेट सेक्टर को आगे लाया जाए। सरकार के पास पैसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के पास तो पैसा है। प्राइवेट सेक्टर अगर हॉस्पिटल खोलेगा, लाभ के लिए खोलेगा, लेकिन सबको हॉस्पिटल सुविधा तो मिलेगी। गरीब के लिए सरकार देख लेगी। प्राइवेट सेक्टर स्कूल खोलेगा तो लाभ के लिए खोलेगा, नो डाउट। कम से कम सबको शिक्षा तो मिलेगी। गरीबों को सरकारी स्कूल में शिक्षा दे दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राइवेट सेक्टर आएगा, सड़क बनवाएगा, पैसा है उसके पास, लाभ के लिए सड़क बनवाएगा। वो सरकार से कहेगा कि भाई सड़क बनाने में मेरा 1 करोड़ का लागत खर्च आया है, तो हमको 1 करोड़ और कमाई चाहिए। सरकार कहेगी कोई बात नहीं भैया, आप अगर 5 किलोमीटर का सड़क बनाए हो, 10 किलोमीटर का सड़क आप 1 करोड़ की लागत से बनाए हो, तो आप एक डंडा लेकर बैठो, टोल टैक्स वसूलो, और जब 2 करोड़ रुपया आपका इनकम हो जाए, 1 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए, टोल टैक्स हटा दो। अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा, एयरपोर्ट बनाएगा, तो सब जगह एयर सुविधा तो मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर हवाई जहाज चलाएगा। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि पूरे भारत में एयरपोर्ट का जाल बिछाए, रेल का जाल बिछाए, परिवहन का। इसलिए प्राइवेट सेक्टर के लाने पर बल दिया गया इन 1980। और साथ साथ कुछ गैर सरकारी संगठनों को भी इसमें शामिल करने पर, एसएचजी को भी प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। एनजीओ वगैरह पहले से भी थे, 80 के पहले से भी थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका विकास में इनकी नहीं थी। 80 के बाद सरकार ने इनके महत्व को समझा, विकास की प्रक्रिया में इनकी भूमिका को महत्व प्रदान किया गया, इनको आगे लाने का प्रयास किया गया। और इन 1991 ये और तेजी से आगे लाया गया। निजी निवेशक केवल भारत के ही नहीं, विदेशी निवेशकों को भी इसमें आगे आया गया। 1991 के बाद विकास की प्रक्रिया में राज्य के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ी। प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ी। देश के अंदर के प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ी, विदेशी प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ी, और एनजीओ और एसएचजी की भूमिका बढ़ी। अब एनजीओ क्या है और एसएचजी क्या है, 2 लाइन में मैं आपको बता देता हूं। बहुत से लोग जो हैं, जिनके अंदर समाज सेवा का भाव है, वो समाज सेवा करते हैं, उनका नेचर है, वो परोपकारी है। और अगर हम कहें कि 140 करोड़ भारत की आबादी में लाखों लोग ऐसे हैं जो इस नेचर के तो निकल ही जाएंगे।
और वो चाहते हैं, खाली फ्री पड़े हैं, कोई काम नहीं है, उनके मन में है कि कुछ काम किया जाए, वृद्धों के लिए काम किया जाए, बच्चों के लिए काम किया जाए, दिव्यांगों के लिए कुछ वेलफेयर का काम किया जाए। ऐसे लोग फायदा के लिए वेलफेयर का काम नहीं करते। यानी सरकार अगर दिव्यांग के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए कुछ वेलफेयर स्कीम ले आती है, सरकार करवाती है, तो सरकार ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से करवाती है। और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो फायदा के लिए काम करता है, लाभ कमाने के लिए काम करता है, वो लाभ कमाने के लिए काम करता है। ये लोग लाभ के लिए काम नहीं करेंगे, ये तो समाज सेवी टाइप के लोग हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। सरकार ने आजादी के बाद से ही इस तरह के लोगों के लिए एक जगह दिया कि आप जाइए, एक सोसाइटी के तहत एक एनजीओ के रूप में इसको रजिस्ट्रेशन कराइए और नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कीजिए। और ऐसे लोग काम कर रहे थे 80 के बाद, और मेनली 1991 के बाद सरकार ने जब इनकी भूमिका को बढ़ाया तो सरकार ने कहा कि आप काम कीजिए, आप अन्य जगहों से फंड लाइए, लोगों से, बहुत से लोग देश में हैं जो डोनेट करने वाले लोग हैं, दानी लोग हैं। एनजीओ ऐसे ही लोगों से डोनेशन लेते हैं, प्राइवेट लोगों से डोनेशन लेकर के काम करते हैं वेलफेयर का। आप डोनेशन लीजिए, काम कीजिए, लेकिन आप प्राइवेट कंपनियों से डोनेशन लीजिए, काम कीजिए, सरकार भी आपको डोनेट करेगी, सरकार भी आपको पैसे देगी, सरकार भी आपको फंड करेगी। तो अगर सरकार एनजीओ को दे दिया, सपोज करो कि 100 करोड़ सरकार एनजीओ के माध्यम से काम करवाए, तो 100 करोड़ का काम करने के लिए जो सरकार का ब्यूरोक्रेसी का खर्चा था वो बच गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट सब पर खर्चा होता वो बच गया। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचारी खा जाते, ढंग से काम नहीं करते। यहां पर तो वही लोग हैं जिनका सेवा का भाव उसमें निहित है, परोपकार का सोच उनमें निहित है, तो ऐसे लोग बेहतर तरीके से काम करेंगे। इस तरह से लगभग आज के डेट में प्रत्येक मंत्रालय इस तरह का काम करने के लिए एनजीओ प्रोत्साहन योजना चलाती है, एनजीओ सहायता योजना चलाती है, और इस तरह के गैर सरकारी संगठनों को ट्रस्ट के रूप में, सोसाइटी के रूप में जो भी रजिस्ट्रेशन हुए, ये एनजीओ ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं, सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं, और रजिस्ट्रेशन करा करके अपने सदस्यों के साथ काम करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। सरकार ऐसे लोगों को अनुदान देती है, सहायता देती है, और ऐसे ही लोगों से को आगे ला करके इनके माध्यम से काम करवाती है। क्लियर हो गया? ये है एनजीओ। एसएचजी क्या है? स्वयं सहायता समूह क्या है? हर जगह बहुत से लोग ऐसे हैं जो मिलकर अपना मदद करते, वो मदद के लिए सरकार पर आश्रित नहीं होते। उनकी फितरत है कि अपने 10 लोग मिल गए और 10 लोग मिलकर के अपना मदद करना शुरू कर दिए। आपस में 100-100 रुपया प्रति माह फिक्स कर देंगे, इकट्ठा किया जाए, ये 1,000 रुपया, 20 लोग अगर मिल गए तो प्रत्येक महीने 20,000 रुपया इकट्ठा हो गया, साल भर में 2,40,000 रुपया इकट्ठा हो गया। उसी में से आपस में एक दूसरे को डोनेशन लोन दे दिए। अब लोन के लिए वो उच्च ब्याज दर पर महाजनों पर निर्भर नहीं है। ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप। पहले था, अधूरे रूप में था, बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं था। 1991 के बाद इसको भी महत्व प्रदान किया गया। सरकार ने ऐसा महसूस किया कि अगर अपने से लोग अपनी सहायता करने के लिए तैयार होते हैं और अपनी सहायता करते हैं, तो फिर सरकार को वेलफेयर का काम करने की जरूरत कम पड़ेगी। अगर सरकार 1 लाख लोगों को वेलफेयर का काम करती है किसी भी फील्ड में, और उसमें से 10,000 लोग ऐसे हैं जो अपने से अपना सहायता करना चाहते हैं, तो सरकार को फिर उनके लिए काम करने की जरूरत नहीं है, बस उनको सहायता दे देना, उनको फंड कर देना है, पैसा दे देना। तो एक तरह से हैंड्स हो गया एनजीओ और एसएचजी, जिसको सरकार फंड कर देती है और उनके माध्यम से वेलफेयर और बाकी कामों को करवाने का प्रयास करती है। मोटे तौर पर मैंने आपको समझा दिया बच्चा। इसके लिए अलग से टॉपिक है, आपके सेक्शन में दिया हुआ है, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ और एसएचजी की भूमिका।
ये सब चीजें आपको एक अलग से टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, तो वहां पर और ज्ञान आपका बढ़ेगा। बस मैंने आपको एक आउटलाइन दिया, और ये जो योजना है, ये योजना यही है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है स्कीम टू प्रमोट वॉलंटरी एक्शन फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये है आपका स्कीम। इसका उद्देश्य है समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय पर आधारित विकलांगों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए सुगम्य वातावरण सृजित करना। सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक सुगम्य वातावरण सृजित करना। दूसरा है विकलांगों के लिए मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। हम लोगों ने देखा था ना, चीफ कमिश्नर को विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, नया वाला 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वतः कार्रवाई को बढ़ावा देना। स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से जब काम होगा, तो इस तरह का वातावरण में स्वतः कार्रवाई को बढ़ावा देना, अपने से लोग काम करें। प्रमुख प्रावधान, इस योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और पुनर्वास हेतु काम करने वाले एनजीओ को सहायता अनुदान उपलब्ध कराना। दूसरा, इस सहायता अनुदान की मात्रा परियोजना प्रस्तावों के क्षेत्र, गुणों आदि के आधार पर निर्धारित, जो किसी परियोजना बजट के 90% तक हो सकती है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर एनजीओ तैयार करके गवर्नमेंट के पास ले जाएगी, तो बजट अगर 1 करोड़ का है तो 90 लाख रुपया गवर्नमेंट देगी, 90% तक गवर्नमेंट दे सकती है। अगर 1 लाख का है तो 90,000 गवर्नमेंट देगी, 10 लाख का बजट है तो 9 लाख गवर्नमेंट देगी। बजट का 90% तक हो सकती है। 8 पूर्वोत्तर राज्य, सीमावर्ती जिलों तथा वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों हेतु ये 100%। नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट है, 7 सिस्टर स्टेट प्लस सिक्किम, और जितने भी उग्रवाद प्रभावित राज्य हैं और जो सीमावर्ती जिला है, इनके लिए 100% देगी। अगर 10 लाख का बजट है तो 10 लाख दिया जाएगा एनजीओ को। एनजीओ की धीमी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्षानुक्रम में 5% विशेष अनुदान की व्यवस्था, ताकि अनुदान के स्तर को बढ़ाया जा सके। चौथा, इस योजना के तहत आवेदन हेतु कम से कम 2 वर्ष का गैर सरकारी संगठन के रूप में, सार्वजनिक न्यास के रूप में, चैरिटेबल कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। उन्हीं को ये मिलेगा जो कम से कम 2 साल से एनजीओ के रूप में रजिस्टर्ड होकर के काम कर रहे हैं, ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड होकर के काम कर रहे हैं, या चैरिटेबल कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होकर के काम कर रहे हैं। समीक्षा, निश्चित रूप से यह योजना दिव्यांगों के रक्षोपाय और कल्याण के प्रयास को तीव्र करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे दिव्यांगजनों का शैक्षणिक विकास इससे संभव हो पाएगा, कौशल विकास संभव हो पाएगा, क्योंकि एनजीओ पुनर्वास और शिक्षा विकास दोनों के लिए काम करेंगे। समुचित पुनर्वास संभव हो सकेगा, दिव्यांगों की सार्वभौमिक सुगम्यता संभव हो सकेगी, दिव्यांगों का सशक्तिकरण संभव होगा। परंतु यह तभी सफल माना जाएगा जब इसको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लागू किया जाए। ठीक है, यह है आपका एक योजना जिसको कि हम लोग अलग से लिख लेंगे। डन, मैंने आपको समझा दिया। पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगा, तो आप उसको एक रीडिंग डाल दीजिएगा, रीडिंग डाल के अंडरलाइन कर दीजिएगा, अंडरलाइन करके अपने फाइल में लगा दीजिएगा। डन। और हम लोग अब दूसरा टॉपिक ले रहे हैं। ये दूसरा टॉपिक है, लिखिए आप TOPIC टॉपिक, सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान 3 दिसंबर 2015। सुगम्य भारत अभियान 3 दिसंबर 2015। 3 दिसंबर 2015 का मतलब होता है बच्चा, 3 दिसंबर 2015 को यह शुरू किया गया।
ये क्या है, इसके नाम से समझ में आ रहा। सुगम्य भारत, सुगम्य या सुगमता, इजी भारत अभियान, मतलब दिव्यांगों के लिए सब कुछ आसान कैसे हो, सब जगह तक पहुंच आसान कैसे हो। यही है ये अभियान। ये आज हमारी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसको हम लोग लिख के पढ़ेंगे। यहां से सेपरेट सवाल बन सकता है, मैंने इसको स्टार टॉपिक में डाला है। 2015 में एक फ्लैगशिप मिशन के रूप में, इसको योजना के रूप में शुरू किया गया और इसका 3 उद्देश्य है। सुगमता तो क्लियर है, बेचारे दिव्यांगों को की पहुंच को हर जगह सुनिश्चित करना। ये सुगमता कहां कहां भाई, तो ये 3 क्षेत्रों में। एक तो भवन वातावरण में सुगमता हो, दूसरा परिवहन प्रणाली में सुगमता हो, और तीसरा ज्ञान तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सुगमता हो। तीनों तक इनकी पहुंच सुनिश्चित हो। कोई भी बिल्डिंग में ये न जा सके ऐसा ना हो। जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की बिल्डिंग है, जहां पर पब्लिक को जाना होता है, जहां इनको जाने की जरूरत पड़ती है, वहां तक इनकी पहुंच को सुगम कैसे बनाया जाएगा। इनकी पहुंच को सुगम बनाने के लिए होगा कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, जगह लिफ्ट हो, लिफ्ट का दरवाजा इतना बड़ा हो, लिफ्ट के बाहर में अगर ये गाड़ी से आए हैं, पैदल नहीं चल सकते हैं, तो इन पर को बैठने वाली गाड़ी हो, गाड़ी से उतरे, अपने कार से, अपने जीप से, किसी भी वाहन से, तो वो बैठने वाली इनके लिए गाड़ी उपलब्ध हो, व्हील चेयर, और व्हील चेयर पे ये खींच करके वहां पहुंचे जहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पर जाना संभव हो। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए। अगर फर्स्ट फ्लोर ही है और सीढ़ियां है, तो सीढ़ी में इस तरह का एक स्लोप होना चाहिए ताकि अपनी गाड़ी से पहुंच सके वहां पर। अगर बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, तो वहां पर इस तरह का सिस्टम हो कि चलने में, पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। लिफ्ट में घुस गए तो दरवाजा इतना बड़ा हो कि इनको कहीं कोई परेशानी नहीं हो, किसी भी फ्लोर पर आसानी से जा सके। अगर वहां क्लास कर रहे हैं, ऑफिस कर रहे हैं, तो बाथरूम का दरवाजा इतना बड़ा हो और इनके अनुकूल हो। यानी भवन वातावरण में सुगमता यही कहलाता है। यानी भारत के जितने भी इस तरह के बिल्डिंग है, सबको तोड़कर, पूरा बिल्डिंग नहीं तोड़कर, बट अप्रोप्रिएट जहां जहां जरूरत है वहां तोड़ करके इनके लिए सुगम किया जाए, इन दिव्यांगों की पहुंच को सुनिश्चित की जाए। सुगम भारत अभियान का पहला फोकस है। दूसरा फोकस है परिवहन प्रणाली में सुगमता। ये इजिली कहीं भी आ जा सके। जो भी हमारा सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे रेलवे हो, चाहे बसें हो, जहाज हो, एयरपोर्ट पे अगर वो गए तो उनके लिए व्हील चेयर हो, व्हील चेयर पे बैठे और आराम से वहां पहुंचे, उनको पहुंचाने वाले लोग हों। हवाई जहाज पे उनको व्हील चेयर से पहुंचा दे। वहां ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उनके लिए वहां पर तक पहुंच सुगम हो, आसान हो, इजी हो। सुगम्य भारत अभियान, भवन वातावरण में सुगमता, परिवहन प्रणाली में सुगमता, ज्ञान तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी परिस्थिति के तंत्र में पहुंच, पढ़ने लिखने में भी हर जगह ब्रेल लिपि, अंधों के लिए ब्रेल लिपि होता है, यानी अंधे भी आसानी से पढ़ाई, मतलब उनके लिए जो भी एप्रोप्रिएट हो। हमारी दिल्ली में जहां पर भी उनको पढ़ाया जाता है, जो जो कोचिंग है, तो कोचिंग का कंस्ट्रक्शन पहले दिखाना होता है मंत्रालय को। इसमें आराम से दिव्यांग आ सकते हैं, जा सकते हैं। अगर पूर्ण रूप से अंधे हैं तो जो भी टीचर होगा, जो भी सामग्री होगी, उनको उस लिपि में उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो पढ़ सके, समझ सके। तो कोचिंग ही नहीं, हर क्षेत्र में, शिक्षा से लेकर के हर तंत्र में उनकी सुगमता को सुनिश्चित किया जाए। वो कंप्यूटर चला सके, 100% अंधे हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यही है बच्चा सुगम्य भारत। तो हम लोग 10 मिनट में इस टॉपिक को लिख लेते हैं। पूरी बातें इसी पर फोकस्ड है।
अलग से कुछ इसमें हमको लिखवाने की जरूरत, समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए शुरू करते हैं। नीचे की तरफ एरो दीजिए। विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकलांगजन सशक्तिकरण हेतु सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने के लिए 3 दिसंबर 2015 को एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान की शुरुआत की गई, जिसे सुगम्य भारत अभियान की संज्ञा दी गई, जिसे सुगम्य भारत अभियान की संज्ञा दी गई, कौमा, जो समावेशी समाज में विकलांगों के लिए निम्न उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होगा। निम्न उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होगा। बीच से नीचे की तरफ एरो दो। प्रमुख उद्देश्य, एरो एरो देकर लिखो हेडिंग, प्रमुख उद्देश्य। समावेशी समाज में विकलांग व्यक्तियों की समान अवसरों तक पहुंच को सुनिश्चित करने एवं आत्मनिर्भरता पूर्वक जीवन जीने और जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए, पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए उनकी सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना, उनकी सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना, यही है प्रमुख उद्देश्य। सार्वभौमिक पहुंच को अंडरलाइन कर सकते हो। नीचे की तरफ एरो दो। एरो देकर लिखो। यह 3 उद्देश्यों पर केंद्रित है। यह 3 उद्देश्यों पर केंद्रित है। डैश, पहला पॉइंट, भवन वातावरण में सुगमता, भवन वातावरण में सुगम्यता। दूसरा पॉइंट, परिवहन प्रणाली में सुगम्यता। तीसरा पॉइंट, ज्ञान तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ज्ञान तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में पहुंच।
विज्ञान तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में पहुंच। बीच से छोटा तीर का निशान। इस अभियान के तहत सुगम्यता के उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में सुगम्यता के उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में निम्न लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। निम्न लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। डैश। 1 नंबर, सुगम्य सरकारी भवनों का अनुपात बढ़ाना। सुगम्य सरकारी भवनों का अनुपात बढ़ाना। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। इस संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य हैं। इस संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य हैं डैश। राष्ट्रीय राजधानी तथा राज्य राजधानी में 50% सरकारी भवनों को दिसंबर 2018 तक दिव्यांग जन हेतु पूर्णतः सुगम्य बनाना। पूर्णतः सुगम्य बनाना। सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सुगम्य परिवहन का अनुपात बढ़ाना। सुगम्य परिवहन का अनुपात बढ़ाना। फुल स्टॉप। इस संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य हैं डैश। इस संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य हैं डैश। देश के अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई अड्डों को मार्च 2018 तक तथा रेलवे स्टेशनों के 50% को 50% को रेलवे स्टेशनों के 50% को मार्च 2018 तक और देश में सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक परिवहन वाहनों को मार्च 2018 तक डैश डैश
दिव्यांग जनों हेतु पूर्णतः सुगम्य बनाना। दिव्यांग जनों हेतु पूर्णतः सुगम्य बनाना। तीसरा पॉइंट, सुगम्य दस्तावेजों और वेबसाइटों का अनुपात बढ़ाना। सुगम्य दस्तावेजों एवं वेबसाइटों का अनुपात बढ़ाना। फुल स्टॉप। इस संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य हैं, इस संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य हैं डैश मार्च 2017 तक केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले सार्वजनिक दस्तावेजों का कम से कम 50% हिस्सा को दिव्यांग जनों के लिए सुगम्य बनाना या इन तक दिव्यांग जनों की पहुंच को सुनिश्चित करना। इन तक दिव्यांग जनों की पहुंच को सुनिश्चित करना। पहला चेंज कीजिए और या चेंज सुगम्य पुलिस स्टेशन, सुगम्य पुलिस स्टेशन, कॉमा सुगम्य अस्पताल तथा सुगम्य पर्यटन का निर्माण करना। बीच से नीचे की तरफ तीर का निशान दो बच्चा। समीक्षा निश्चित रूप से सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग जनों के सार्वजनिक पहुंच और पूर्ण सहभागिता पर केंद्रित सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिससे डैश नीचे की तरफ एरो कुछ पॉइंट देते सभी क्षेत्रों में दिव्यांग जनों की पहुंच सुनिश्चित होगी।
दिव्यांग जनों की पहुंच सुनिश्चित होगी। दूसरा, सभी क्षेत्रों में दिव्यांग जनों की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित होगी। तीन नंबर पॉइंट, सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजन समान अवसर का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। चौथा पॉइंट, उपरोक्त के परिणाम स्वरूप, उपरोक्त तीनों, उपरोक्त लिख सकते हो, उपरोक्त तीनों के परिणाम स्वरूप दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण संभव होगा। दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण संभव होगा, कौमा, इनकी पर निर्भरता घटेगी। पर निर्भरता घटेगी और ये आत्मनिर्भर और खुशहाल जीवन जीने में आत्मनिर्भर एवं खुशहाल जीवन जीने में सक्षम होंगे। सक्षम हो सकेंगे। पैरा चेंज करके लिखो। परंतु यह तभी संभव होगा जब इस योजना को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाए। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाए, क्योंकि डैश, एक नंबर सब पॉइंट, सरकारी भवनों की सुगम्यता का प्रस्ताव अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है। अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है। दो नंबर पॉइंट, परिवहन सुगम्यता आदि के लिए वित्तीय आपूर्ति की गति धीमी है। परिवहन सुगम्यता आदि के लिए वित्तीय आपूर्ति की गति धीमी है। तीसरा पॉइंट, सूचना एवं संचार प्रणाली सुगम्यता के क्षेत्र में सूचना एवं
संचार प्रणाली सुगम्यता के क्षेत्र में प्रगति बहुत ही कम है। प्रगति बहुत ही कम है। और 4 नंबर पॉइंट, तीनों क्षेत्रों में अभी तक दो 2018 तक के टारगेट को तीनों क्षेत्रों में अभी तक 2018 तक के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। प्राप्त नहीं किया जा सका है। क्लियर है बच्चा? एक टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट। अगर सेपरेट इस पर सवाल बनता है तो हम लोग लिखने में सक्षम है। बाकी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। बाकी समेटना है तो हम समेट लेंगे और क्लियर है कि सरकार क्या क्या कर रही है। एक योजना जो पीछे हमने चर्चा की एक लाइन में, उस पर हम एक नजर डाल देते हैं और मैं आपको पीडीएफ दे देता हूं। एक हेडिंग डालिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजना, सिपडा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजना। ठीक है, कार्यान्वयन हेतु योजना सिपडा। इस पर नजर हम डाल देते हैं केवल। इसका प्रमुख उद्देश्य है दिव्यांग जन अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न कार्यकलापों हेतु विशेषकर विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक भवनों, राज्य सरकार सचिवालय, राज्य दिव्यांगता आयुक्त के कार्यालय आदि में बाधा मुक्त वातावरण सृजित किए जाने हेतु राज्य सरकारों और केंद्र राज्य सरकारों द्वारा संचालित संस्थानों, पब्लिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। केंद्र सरकारों द्वारा संचालित संस्थानों, पब्लिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उपरोक्त उद्देश्य को पूरा करने हेतु इस योजना के अंतर्गत निम्न गतिविधियों पर बल दिया जा रहा है या दिया जाएगा। निःशुल्क व्यक्ति अधिनियम की धारा 46 के अनुसार दिव्यांग जन के लिए, 2016 का कानून है, दिव्यांग जन के लिए महत्वपूर्ण सरकारी भवनों में बाधा मुक्त वातावरण मुहैया कराना। इसके लिए धन मुहैया कराया जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा राज्य और जिला स्तर पर वेबसाइटों को सुगम्य बनाना, भौतिक तथा डिजिटल दोनों पुस्तकालयों और अन्य ज्ञान केंद्रों में सुगम्यता को बढ़ाना, इनके लिए लाइब्रेरी उपलब्ध कराना और इनकी सुगम्यता को बढ़ाना। दिव्यांगजन हेतु यूनिवर्सल आईडी पहचान सर्वे जारी करना। सीआरसी, आरसी, आउटरीच केंद्र तथा डीडीआरसी को समर्थन देना और नए सीआरसी और डीडीआरसी की स्थापना करना। छठा, दृष्टि बाधितों, शारीरिक दिव्यांगों, श्रवण बाधितों, मानसिक मंदता वाले शिशुओं और युवा बच्चों को उन्हें नियमित स्कूलिंग हेतु तैयार करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने की दृष्टि से प्रारंभिक निदान तथा हस्तक्षेप केंद्र आदि स्थापित करना। दिव्यांगजन हेतु रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए उनके लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और अन्य कार्यक्रम तैयार करना। दिव्यांगजन हेतु विशेष मनोरंजन केंद्र बनाना। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम शारीरिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए खेलकूद कार्यक्रमों का समर्थन करना। यह है बच्चा सिपडा योजना। सिपडा योजना और कुछ नहीं है, 2016 में जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बनाया गया उसमें दिव्यांगजनों के लिए जो जो प्रावधान किए गए उस प्रावधानों को व्यवहारिक धरातल पर लागू करने, उसकी योजना बनाने के लिए
यह धन उपलब्ध कराती है विभिन्न कार्यालयों और संगठनों को। यही है सिप्टा। ठीक है, सिप्टा के तहत कुछ योजनाएं कौशल विकास आदि के लिए भी चलाई जाती है। इसके तहत कुछ योजनाएं भी चलाई जाती है, इसको हमने अलग से दे दिया है। सिप्टा योजना के तहत, सिप्टा योजना के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, स्किल डेवलपमेंट के लिए इसने एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किल डेवलपमेंट। नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किल डेवलपमेंट 2015 में इसको शुरू किया गया बच्चा। ये पहले से ही था, ये उसको थोड़ा सा नया रूप 2016 के एक्ट के बाद दे दिया गया। इसके बारे में मैंने 2-4 लाइन लिख दिया है, डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और 2-4 योजनाएं जो चलाई जा रही है नेशनल ट्रस्ट के माध्यम से, उसके बारे में भी हमने लिख दिया है। 21 मार्च 2015 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से एक केंद्रीय क्षेत्रक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है। यही 2016 में इसके साथ जोड़ दी गई, सिप्टा के साथ। उद्देश्य और कवरेज, यह योजना 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को कवर करेगा। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम का कुल 30% प्रवेश महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित होगा। इस विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा एक अलग क्रॉस कटिंग सेक्टर कौशल परिषद का निर्माण किया जाएगा। यह है उसी का एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम। और यहां पर कुछ एक एक लाइन की मैंने योजनाएं दी है, जिस पर जितना लिखने की जरूरत है। ज्ञान इतना है, हमें अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने हिसाब से इसको मैनेज करना है। और मैं शॉर्टकट वाला नहीं हूं, तो मैं ऑलरेडी बढ़ा के पढ़ा रहा हूं। ठीक है, पर जहां मुझे केवल टच करा के निकलना है बच्चा, वहां मैं टच करा के निकलूंगा। वहां बहुत ज्ञानी बनने का प्रयास मत करो। ठीक है, मैंने कम में न इंडियन सोसाइटी किया है, न सोशल जस्टिस कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा। और इससे अधिक भूल जाओ, कहीं भी तुम्हारा कलीग, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मित्र कई जगहों से पढ़ा होगा, सोशल जस्टिस का कोई टॉपिक निकालो, उनसे कंपेयर करो, तो इससे अधिक कंटेंट नहीं है, इससे अधिक एरिया कोई कवर नहीं कर सकता। सब हम लोगों से 50% पे रहेंगे बच्चा, चिंता मत करो। अब गेंद तुम्हारे पाले में है कि तुम इसको कितना पढ़ते हो, कितना एसिमिलेट करते हो और कैसे लिखते हो। ठीक है, तो कुछ योजनाओं को जो नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, पीछे इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी, जब मैंने बताया था कि दिव्यांगों के लिए कौन कौन सी एजेंसियां आज के डेट में काम कर रही है, उसमें एक एजेंसी ये भी थी, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1999 में अधिनियम पारित किया गया था और 2000 में इस ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये ट्रस्ट जो है वो कई योजनाओं को संचालित करता है इनके लिए। ये कुछ योजनाएं आपको नीचे दी गई है, आप हेडिंग डालिए। पहले तो आप ये वाला हेडिंग डाल दीजिए, सिप्टा वाला आपने हेडिंग डाला है, सिप्टा का हेडिंग डालिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजना सिप्टा, यहां लिखिए, कॉपी में होना चाहिए, ये आपको याद दिलाएगा। कॉपी में हेडिंग भी रहेगा ना, तो आपको याद दिलाएगा। 2-4-5 बार पलटेंगे, याद रहेगा, तो कम से कम आप 1-2 लाइन में ही चीजों को समेट लेंगे। ये सिप्टा हो गया। ठीक है, सिप्टा के बाद आप एक हेडिंग डालिए, सिप्टा योजना के तहत, सिप्टा योजना के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना। ठीक है, पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ नोट्स
डन। इसके बाद एक और हेडिंग बनाइए, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाएं, ठीक है। नीचे की तरफ एरो दीजिए, पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स एक नजर डालिए। एक दिशा योजना चलाई जाती है बच्चा, प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता योजना। शुरुआत के जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभिक एजुकेशन के लिए एक दिशा योजना चलाई जाती है। एक है विकास योजना, ये दिवस देखभाल सहायता योजना है। मतलब बच्चे को, छोटे बच्चे को, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी देखभाल सहायता योजना है। एक योजना समर्थ है, राहत देखभाल योजना या राहत गृह बनाया जाता है दिव्यांगों के लिए। घरौंदा नाम से ही लग रहा है, जो वयस्क दिव्यांग है उनके लिए एक सेंटर बनाया जाता है। सामूहिक गृह योजना है एक प्रकार का, जहां पर दिव्यांगों को एक साथ रखा जाता है। एक घरौंदा, एक निरामय, ये दिव्यांगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है। दिव्यांगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है निरामय के नाम से, जो चलाया जाता है, सब ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जा रहा है। सहयोगी, ये देखभाल करता या प्रशिक्षण योजना है, जो भी दिव्यांगों की देखभाल करते हैं। बहुत से एनजीओ हैं, बहुत से ट्रस्ट हैं जो दिव्यांगों के लिए काम करते हैं। तो जो दिव्यांगों के काम करने के लिए जो लोग हैं वो कैसे हो, सामान्य हो नहीं हो, उनको भी ट्रेंड किया जाना चाहिए, उनको भी प्रशिक्षण की जरूरत है। ट्रस्ट जो है वैसे लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना चलाता है, इसको सहयोगी। ज्ञान प्रवाह योजना, ये शैक्षिक सहायता योजना है। प्रेरणा, उनके द्वारा उत्पादित मालों को बेचने के लिए दिव्यांगों को जब स्किल्ड करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वो कुछ उत्पादन कर सके। तो जो भी उनके प्रोडक्ट होंगे वो बेचारे कैसे बेचेंगे, तो उनके प्रोडक्ट को बेचने में सहायता के लिए ये ट्रस्ट एक योजना चलाती है, इसको प्रेरणा योजना। समभाव, ये सहायक यंत्र और सहायक डिवाइसेज उपलब्ध कराने से संबंधित योजना है। तो दिव्यांगों को सपोर्टिंग, जो भी कान में सुनाई देने वाले यंत्र हो, जो भी जो बहरे के लिए होता है, आंख के लिए, बहुत सारी चीजें जो है वो उनको उपलब्ध कराई जाती है। बढ़ती कदम, यह एक प्रकार का जागरूकता अभियान से संबंधित योजना है। इस तरीके से ट्रस्ट भी कई योजनाओं को संचालित करती है। एक एक लाइन में भी अगर कुछ अलग अलग क्षेत्र से हम लोगों के पास अगर होगा तो हम लोग इन योजनाओं के बारे में लिख सकते हैं। लगभग आज के डेट में हमारी सरकार दिव्यांगजनों के लिए क्या कर रही है, मैंने आपको एक तस्वीर आपके सामने ला करके रख दी। अब कितना स्मार्टली बच्चा आप इसको पढ़ते हो और कितना स्मार्टली आप इसको लिखते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट सारी चीजों को मैंने कवर कर लिया। कुछ चीजें होंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो छुट्टी है। जो इंपॉर्टेंट है वो कवरेज किया गया, ठीक है। तो इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा। लगभग मैंने इसको लिखवा दिया है। और नेक्स्ट कल हम लोग एक अलग संवेदनशील वर्ग के साथ उपस्थित होते हैं, ठीक है। सो आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। हमने एक और संवेदनशील वर्ग को कवर कर लिया। कल एक और संवेदनशील वर्ग है, देखते हैं किसको उठाते हैं। कल ट्रांसजेंडर को पढ़ते हैं। ये भी आज के डेट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसजेंडर। इनके लिए भी सरकार बहुत कुछ कर रही है और ये भी एक समाज का कमजोर तबका है, तो कल इनको हम लोग शुरू करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।